नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। अब ये जो टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका मतलब क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है अलंकार। हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है अलंकार। और अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है, अगर हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शब्दों को ऐसे प्रस्तुत करना कि शब्दों की जो सौंदर्यता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, शब्दों की जो भावनाएं हैं वो प्रस्तुत करने का अलग ढंग हो जाए। अब अलग ढंग कैसे हो जाए? जैसे अब मान लो किसी को कहना है कि वो बहुत सुंदर है, तो एक तो ऐसे ही कह दिया कि भाई वो बहुत सुंदर है। एक उसको अगर बड़ा चढ़ा के कहे कि वो इतना सुंदर है जैसे कि फूल हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि शब्दों को ऐसे इस प्रकार से प्रेजेंट करना, शब्दों को इस प्रकार से यहाँ पे व्यक्त करना जिससे कि शब्दों की जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। तो मैं फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा लिख देता हूँ। इट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज out of its literal meaning in order to add beauty and emotional intensity to the language. It is the use of language out of its literal meaning in order to add beauty and emotional intensity to the language. तो कहने का मतलब है फिगर ऑफ स्पीच वो होते हैं जो लैंग्वेज में ब्यूटी और जो इमोशनल इंटेंसिटी, मतलब इमोशनल इंटेंसिटी उसके अंदर ऐड करने का एक प्रोसेस होता है, वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, तो हम अब डिस्कस करते हैं मेन जो फिगर ऑफ स्पीच है। फर्स्ट जो है वो है सिमिल, SIMILE। सिमिल एक प्रकार का कंपैरिजन होता है। तो इसमें होता क्या है कि इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स having a similar quality using the word like or as. तो it is the comparison between two different things having a similar quality using the words like or as. इसमें ऐसी दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं परंतु उनमें कोई भी एक क्वालिटी ऐसी होती है जो सेम होती है, और इसमें जो वर्ड आते हैं वो लाइक एंड एज आते हैं। अब तो इस चीज़ में एक ही चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे लाइक एंड एज आते हैं तो वहाँ 100% सिमिल होगा, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल लेता तो यू आर एज कूल एज कुकुम्बर। यू आर एज कूल एज कुकुम्बर, एज आ गया और यू आर एज कूल एज कुकुम्बर। सेकेंड में अगर इसका ले लेता हूँ तो एग्जाम्पल वो देखो, ही इज एज अजाइल एज मंकी। ही इज एज अजाइल एज मंकी, वो इतना फुर्तीला है जितना मंकी हो। और फर्स्ट लाइन में वो इतना कूल है जितनी एक कुकुम्बर हो, ठीक है। थर्ड पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक डेपुटीज थी, उसमें से एक लाइन है कि आई वंडर्ड एज लोनली एज ए क्लाउड। तो आई वेंडर्ड एज लोनली एज ए क्लाउड। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिल
है। तो सिमिल में दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है जिसमें कोई भी एक क्वालिटी जो सिमिलर हो परंतु वो चीज़ें जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसमें होता है सिमिल। टाइप है वो है मेटाफोर। मेटाफोर सिमिल का ही भाई है। इसमें दो चीज़ों में कंपैरिजन तो किया जाता है परंतु इसमें एज या लाइक इसमें यूज नहीं किया जाता। तो इट इज डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। इसमें कंपैरिजन तो किया जाता है दो चीज़ों में परंतु ये लाइक एंड एज ऐसे वर्ड यूज नहीं किए जाते। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, हर आईज आर डायमंड्स। हर आईज आर डायमंड्स। हर आईज आर डायमंड्स का मतलब है उसकी आंखें डायमंड जैसी चमकती है। सेकंड, जो विलियम शेक्सपियर सर है उनका एक प्ले था एज यू लाइक इट, उसमें एक पोएम थी, उसमें ये था कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। उसमें एक आदमी की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया, तो उसमें ऐसी लाइन है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, एज यू लाइक इट में से, एज यू लाइक इट में से ये लाइन है। थर्ड इम्पोर्टेंट में एक ज़्यादातर यूज़ किया जाता है मेटाफोर का ही एक एग्जाम्पल है विलियम ब्लेक, जो कि रोमांटिक एज के अच्छे पोएट थे। तो उनकी एक इम्पोर्टेंट पोएम है जिसका नाम है टाइगर। उसमें उन्होंने एक लाइन यूज की थी, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये लाइन उन्होंने यूज की थी। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, सिंपल टाइगर बर्निंग ब्राइट ऐसे लग रहे। तो फर्स्ट लाइन, हर आईज आर डायमंड्स, उसकी आंखें डायमंड जैसी है। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरा का पूरा जो वर्ड है वो स्टेज से कंपेरिजन किया गया है। और टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो ये है मेटाफोर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट टाइप है फिगर ऑफ स्पीच का वो है पर्सोनिफिकेशन। तो थर्ड, पर्सोनिफिकेशन में कोई भी निर्जीव वस्तु या कोई भी आइडिया जो होते हैं वो ऐसे दर्शाए जाते हैं जैसे कि उनमें कोई न कोई मतलब सजीव क्वालिटी हो। ठीक है, तो इन पर्सोनिफिकेशन In personification, inanimated things and ideas are shown as they have the human qualities. पर्सोनिफिकेशन में जो निर्जीव वस्तु होते हैं वो या निर्जीव कोई भी आइडिया होता है वो ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि उनमें कोई ह्यूमन क्वालिटीज हो। अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल में, एक्शन स्पीक्स louder than the words. Second, pen is mightier than the sword. Third, the leaves dance on ground in
वाइन, फोर्थ फियर नॉक ऑन डोर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो पर्सोनिफिकेशन में होता क्या कि इनएनिमेटेड कोई भी थिंग्स होती है उनको ऐसे बताया जा सकता है जैसे कोई ह्यूमन क्वालिटी जो। तो एक्शन स्पीक्स, अब एक्शन है, अब एक्शन एक प्रकार का आइडिया है, एक पर विचार है, ये स्पीक्स, एक्शन कैसे बोलेगा, तो ये एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। वर्ड जितना लाउड पहुंचता है उससे ज़्यादा एक्शन ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से पहुंचता है। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, जो पेन होती है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है एक तलवार से। द लीव्स डांस ऑन द ग्राउंड, अब लीव्स जो है वो अनएनिमेटेड थिंग है, वो कैसे डांस करेगी, परंतु लीव्स डांस ऑन द ग्राउंड इन द वाइन। और फियर नॉक्ड ऑन द डोर, दरवाजे पर डर ने दस्तक दी। अब दरवाजे पर डर कैसे आएगा, डर तो एक प्रकार का आइडिया है तो वो कोई आ नहीं सकता, परंतु ये इसी प्रकार शब्दों का यूज जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं, इमोशंस व्यक्त करने के लिए होता है, यही होता है फिगर ऑफ स्पीच, और यही होता है इस पर्सनिफिकेशन में। फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स में जो फोर्थ नंबर पर मैं रखना चाहूँगा वो है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी में हम किसी भी कोई भी चीज़ जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, हमारे सामने एब्सेंट है, या कोई भी मर्द व्यक्ति, कोई भी आदमी जिसकी डेथ हो गई, उसको हम एड्रेस करके कोई चीज़ कहते हैं तो वो होती है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इज ए एड्रेस टू डेड और एब्सेंट, डेड और एब्सेंट पर्सन और आइडिया। अपोस्ट्रोफी एक प्रकार का एड्रेस होता है या तो किसी डेड पर्सन को, या कोई एब्सेंट पर्सन होता है, या किसी ऐसे आइडिया को हम एड्रेस करके कहते हैं तो वो होती है अपोस्ट्रोफी। जैसे हमारे जो पीबी शैलेश साहब की एक इम्पोर्टेंट पोइम है ओ वेस्ट वाइंड, तो वेस्ट वाइंड में वो कैसे कहते हैं, ओ वाइड वेस्ट वाइंड। पीबी शैलेश वेस्ट वाइंड में ऐसा वेस्ट वाइंड को एड्रेस करके कहते हैं ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड। सेकंड, ओ माय फ्रेंड वेयर आर यू। थर्ड, ओ माय beloved I miss you। फोर्थ, ओ पेन एंड सोरो। तो इन सब में कहीं ना कहीं एड्रेस किया गया है जो चीज़ इसके सामने है नहीं। तो ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड, इसमें जो वेस्ट वाइंड है इसको एड्रेस किया गया। ओ माय फ्रेंड वेयर आर यू, फ्रेंड उस समय एब्सेंट है इसलिए ये ओ माय फ्रेंड ऐसे एड्रेस करके कह रहा है। ओ माय बिलव्ड आई मिस यू, ये अपने बिलव्ड को मिस कर रहा है इसलिए ये ऐसा कह रहा है। ओ पेन एंड सोरो। तो एपोस्ट्रोफी में ये होता है कि हम एड्रेस करते हैं ऐसी चीज़ को जो हमारे सामने होती नहीं है या डेड होती है। ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट जो है वो है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, जो पैराडॉक्स होता है इसका हिंदी अर्थ होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। इसमें स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें खुद में ही विरोधाभास होता है, परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सच्चाई छुपी रहती है। ठीक है। इट इज ए स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट itself but there is a really meanings in it। इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो अपना आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट होता है, अपना आप में ही विरोधाभास होता है, परंतु उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मीनिंग छुपी होती है। अब कैसे वो हम एग्जांपल्स में देखते हैं। तो एग्जांपल्स,
क्वाड डाई मैनी टाइम बिफोर डेथ। जो क्वाड लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। अब मृत्यु से पहले तो आदमी कैसे मर सकता है, परंतु वास्तविकता इसमें यह है कि जो क्वाड लोग होते हैं वो हर कदम कदम पर मरते रहते हैं। सेकेंड, हेमलेट में एक ऐसा स्टेटमेंट है कि आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली, यहां पे ओनली है, ओनली टू बी काइंड। अब आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी, मुझे काइंड होने के लिए क्रूअल होना पड़ेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, परंतु इसके अंदर एक मीनिंग छुपी। ये मैकबेथ से है, ये स्टेटमेंट मैकबेथ में, ये स्टेटमेंट मैकबेथ में, ठीक है। थर्ड, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज एज ऑफ फुलिशनेस। ये विजडम की एज भी थी और ये फुलिशनेस की भी एज थी, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस प्रकार ये था पैराडॉक्स, जिसमें ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, परंतु उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मीनिंग छुपी हुई होती है। नेक्स्ट है मेटोनिमी। मेटोनिमी में होता क्या है कि किसी भी एक चीज को दूसरी चीज में, मतलब एक चीज के बारे में कोई भी चीज कही जाती है तो उसको दूसरी चीज के साथ रेफर कर दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि N1 कोई थिंग है, उसको N2 से रेफर कर दिया जाता है। अब कैसे कर दिया जाता है हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो इन मेटोनिमी, वन थिंग refer to another thing, one thing refer to another thing by the name of another thing that is closely connected with that thing। इसमें होता क्या कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ रेफर कर दिया जाता है जो कि उसके साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हो। कैसे, एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि ही रीड्स शेक्सपियर, वो शेक्सपियर पढ़ता है, तो एक्चुअली वो शेक्सपियर नहीं पढ़ता है, एक्चुअली वो शेक्सपियर की कोई किताब पढ़ रहा है, परंतु ये लिखा ऐसे जाता है कि ही रीड्स शेक्सपियर। सेकेंड मैं ले लेता हूं द कैटल बॉइल्स। कैटल बॉइल्स, यहां पे कैटल बॉइल्स नहीं है, कैटल का जो कंटेंट है वो बॉइल हो रहा है, परंतु लिखा ऐसे जाता है कैटल बॉइल्स। थर्ड है द Parliament doesn't agree with it, तो पार्लियामेंट डजंट एग्री विथ इट, पार्लियामेंट इसके साथ एग्री नहीं है, तो पार्लियामेंट वहां पे नहीं है, पार्लियामेंट गलत है, पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग इसके साथ एग्री नहीं है, तो ये होती है मेटोनिमी। नेक्स्ट है सिनेक्डकी। सिनेक्डकी मेटोनिमी का ही एक भाग है। इसमें सिनेक्डकी में पार्ट को लिया जाता है वोल को प्रेजेंट करने के लिए और वोल को लिया जाता है पार्ट को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें कोई भी किसी चीज का एक पार्ट को ले लिया जाता है किसी फ्रेज में, उसमें वो वोल को रिप्रेजेंट करते हैं, संपूर्ण भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल को ले लिया जाता है पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पार्ट को रिप्रेजेंट के लिए। तो इन सिनेक्डकी
whole represent to part and part represent to whole। ठीक है, कैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं कि all the eyes are waiting for you। all the eyes are waiting for you। एक्चुअल में आइज है वो वेटिंग नहीं करते, सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, परंतु यहां पे लिखा ऐसे जाता है कि ऑल द आइज आर वेटिंग फॉर यू। आई सा सम न्यू पैसेज। थर्ड, इंडिया won the मैच। इंडिया वॉन द मैच, एक्चुअली इंडिया वॉन द मैच नहीं है, इंडिया की जो टीम है उन्होंने मैच को विन किया, परंतु लिखा ऐसे जाता है कि इंडिया वॉन द मैच। तो ये है सिनेक्डकी। फिगर ऑफ स्पीच में जो नेक्स्ट मैं लूंगा वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, जो एपिथेट इसका मतलब होता है, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। इन ट्रांसफर्ड एपिथेट epithet is transferred to more appropriate noun to less appropriate noun। तो इन ट्रांसफर्ड एपिथेट इज ट्रांसफर टू मोर एप्रोप्रिएट नाउन टू लेस एप्रोप्रिएट नाउन। कैसे, हम एग्जांपल देखेंगे तब पता। इसमें क्या होता है कि एक चीज के साथ उसका जो एडजेक्टिव होता है वो किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। कैसे, मैं बताता हूं। ठीक है, एग्जांपल, ग्रे साहब की एक इंपॉर्टेंट एलिजी है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। उसमें एक लाइन है, प्लाउमैन plods to homeward to his weary way। वियरी वे, जो प्लाउमैन है वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा है अपने वियरी वे के साथ। तो वे है वो वियरी नहीं है, वो खुद वियरी है, वो खुद थका हुआ है। ठीक है, तो वियरी वे। ठीक है, कहने का मतलब है प्लाउमैन है जो खुद बहुत ही थका हुआ है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि वियरी वे। ठीक है, वे कभी वियरी वे है तो वियरी कैसे हो सकता है, वो खुद, जो प्लाउमैन है खुद थका हुआ है। तो प्लाउमैन प्लोड्स टू होमवर्ड टू हिज वियरी वे। सेकंड है, इट वॉज ए बिजी मॉर्निंग। ये बहुत ही बिजी मॉर्निंग थी, मॉर्निंग बिजी नहीं थी, वहाँ के लोग बिजी थे मॉर्निंग में, इसलिए मॉर्निंग बिजी मॉर्निंग। ठीक है, बिजी मॉर्निंग, ये बिजी जो एक प्रकार का एडजेक्टिव है, एपिथेट है। ठीक है, जो मॉर्निंग के साथ ट्रांसफर किया गया। थर्ड, इट वॉज वेरी हैप्पी डे। वो बहुत ही हैप्पी डे था, यानी उस दिन सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। डे कभी हैप्पी नहीं था, उस दिन सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो हैप्पी एडजेक्टिव है जो डे के साथ ट्रांसफर किया गया। तो ये था हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली, हाइपरबोली का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है कोई भी चीज बड़ा चढ़ाकर कहना, बड़ा चढ़ाकर कहना। तो किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, तो
हाइपरबोली इज exaggeration made for the purpose of emphasis। किसी भी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर एग्जैगरेशन करके कहना, ठीक है। तो डैफोडिल्स में एक लाइन है, एग्जांपल्स में देख लेते हैं, जो विलियम वर्ड्सवर्थ सर की एक इंपॉर्टेंट पोएम्स है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स में एक लाइन है, वो है डैफोडिल्स में एक लाइन है 10,000 आई सा एट ए ग्लेंस। वो कहता है कि एक ही ग्लेंस में, ठीक है, मैं 10,000 डैफोडिल्स देख सकता हूँ। हालांकि वो 10,000 डैफोडिल्स देखते नहीं, पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर डैफोडिल्स की संख्या वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर कहना। तो ये एक प्रकार इसमें उन्होंने हाइपरबोली का यूज किया है। नेक्स्ट, सेकंड, जो हमारे एंड्रयू मार्वेल सर थे, उनकी एक इंपॉर्टेंट पोएम है टू हिज कोई मिस्ट्रेस। उनमें उन्होंने एक लाइन का यूज किया है कि एंड 100 years go to praise, 100 years go to praise thine eyes and thine forehead gaze। इसमें एंड्रयू मार्वेल साहब है, वो ये कहते हैं कि जो नायक है वो अपनी नायिका को ये कहते हैं कि तुम्हारी आँखों की मैं प्रेज करने में 100 वर्ष लगा दूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता, 100 वर्ष तो कैसे लग सकते, परंतु इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, राइड 10,000 राइट 10,000 डे एंड नाइट, राइट 10,000 डे एंड नाइट। ये जो लाइन है ये गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार जॉन डन साहब की है। उसमें से ये लाइन है जब वो कहते हैं कि आप जाओ और बराबर 10,000 दिनों और रातों तक तुम अपनी यात्रा करो और ऐसी ये कोई लेडीज़ लेकर आओ जो बहुत ही वफादार हो, ऐसा उस पोएम में ये कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर है वो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, उसका नाम है हाइपरबोली। तो ये था हमारा हाइपरबोली, जिसको अतिशयोक्ति कहते हैं, जिसको बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेशन करके किसी चीज़ को लिखते हैं, उसको कहा जाता है हाइपरबोली। नेक्स्ट है लाइटोटीज। लाइटोटीज में हमेशा कोई बात कहते हैं तो उनको नो के साथ नेगेटिव कर देते हैं, नो के साथ नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है लाइटोटीज। एंड अफर्मेटिव नेगेटिंग द ऑपोजिट, नेगेटिंग द ऑपोजिट। अब कैसे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मुंबई इज नॉट ए स्मॉल सिटी, मुंबई इज नॉट ए स्मॉल सिटी। सेकेंड, आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज। तो फर्स्ट, मुंबई इज नॉट ए स्मॉल सिटी, तो मतलब यह है कि मुंबई है वो बहुत ही बड़ी सिटी है, और आई एम नॉट लिटिल सरप्राइज, मैं बहुत कम सरप्राइज नहीं था उस दिन, यानी मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड था, मतलब इसका ये है। तो ये था हमारा लाइटोटीज, ठीक है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का
जो अर्थ है वो है आवाज़ों को दोहराना, ठीक है, आवाज़ों को दोहराना। विभिन्न प्रकार की जो आवाज़ें होती हैं, जो पक्षियों की आवाज़ें हो सकती है, किसी भी कोई भी जीव की आवाज़ें हो सकती है, उस आवाज़ों को दोहराना। तो इमिटेटिंग द साउंड्स, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। बजिंग द बीज, बजिंग द बीज, जो बीज होती है, मधुमक्खियां जो होती है वो बजिंग की आवाज करती है। जिंगलिंग बेल्स, जिंगलिंग बेल्स। फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट हम दो एक साथ पढ़ेंगे, इनको दो को एक साथ पढ़ना जरूरी है, दो को जब हम एक साथ पढ़ेंगे तो ही हमें समझ में आएगा। तो इसमें नेक्स्ट है एसोनेंस, और जो दूसरा एसोनेंस का ही भाई है वो है एलिट्रेशन। एसोनेंस और एलिट्रेशन। एसोनेंस होता है वो होती है स्वरों की पुनरावृत्ति, वोवल साउंड की पुनरावृत्ति, और एलिट्रेशन जो होता है वो होता है व्यंजनों की पुनरावृत्ति, ठीक है। तो इट इज द रिपीटेशन ऑफ vowel sounds and it is of consonant sound। ये vowel sounds स्वरों की पुनरावृत्ति होती है, ये कॉन्सोनेंट्स साउंड्स यानी व्यंजनों की पुनरावृत्ति। तो ये लिख लो, स्वरों की पुनरावृत्ति, और ये होती है व्यंजनों की पुनरावृत्ति। स्वरों की पुनरावृत्ति अगर है तो एसोनेंस, व्यंजनों की अगर पुनरावृत्ति है तो एलिट्रेशन। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में मैन सेल वेडिंग बेल्स, मैन सेल वेडिंग बेल्स, सब में ए की जो साउंड है उसकी रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैन सेल वेडिंग बेल्स। सेकंड है आई फील द नीड फॉर स्पीड। इस सब में ई की जो साउंड है उनका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसमें एसोनेंस है। इसमें क्या है? एसोनेंस है। सेकंड हम देख लेते हैं एलिट्रेशन, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। माई लव इज लाइक ए रेड रोज। तो माई लव इज लाइक ए रेड रोज, रेड रोज, तो इसमें एलिट्रेशन होगा। सेकंड देख लेते हैं, वन वाइज मर्चेंट, वन वाइज मर्चेंट, वे और वे, वन वाइज मर्चेंट, तो इसमें क्या है? एलिट्रेशन है। तो जहाँ पर व्यंजनों की पुनरावृत्ति, जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स की पुनरावृत्ति हो वहाँ एलिट्रेशन होता है, जहाँ पर स्वरों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ एसोनेंस होता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में जो नेक्स्ट है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ये कंप्रेस्ड पैराडॉक्स होता है, कंप्रेस्ड पैराडॉक्स होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि दो जो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड होते हैं उनको साथ में लिखते हैं, ठीक है।
दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को साथ में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ट्रू लाइज, सेकंड है ही इज रेगुलर इरेगुलर। जो हमेशा इरेगुलर रहता है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ही इज रेगुलर इरेगुलर। तो ये है ऑक्सीमोरॉन, इसको कहते हैं कंप्रेस्ड पैराडॉक्स। फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट है टोटोलॉजी या प्लियोनाज। टोटोलॉजी या प्लियोनाज। टोटोलॉजी और प्लियोनाज में जो वर्ड्स चाहिए नहीं होते हैं फिर भी वो वर्ड्स यूज लिए। तो नीडलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड, नीडलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का रिपीटेशन करना जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल, जैसे फ्री गिफ्ट। अब जब गिफ्ट लिख दिया है तो गिफ्ट तो फ्री होता है, तो भैया फ्री लिखने की कहाँ आवश्यकता है, फ्री गिफ्ट फिर भी लिखा जाता है फ्री गिफ्ट। दूसरा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब इसमें न्यू मॉडर्न का मतलब ही नहीं होता न्यू टेक्नोलॉजी, फिर भी लिखा जाता है न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ऐसे न्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों का जब यूज किया जाता है और उसमें अगर पूछा जाता है कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है तो उसको टोटोलॉजी या प्लियोनिज्म बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। आयरनी, आयरनी का अर्थ होता है व्यंग्य। व्यंग्य, किसी भी प्रकार का व्यंग्य करना। जैसे कोई भी मूर्ख आदमी है उसको कहते हैं कि तू तो बहुत ज़्यादा वाइज है, ठीक है। जैसे बहुत ही कमज़ोर आदमी है उसको कहते हैं तू तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार का व्यंग्य करना आयरनी होता है। आयरनी क्या होता है? द रियली मीनिंग इज जस्ट ऑपोजिट। जस्ट ऑपोजिट, इसमें जो रियली मीनिंग होती है वो जस्ट ऑपोजिट होती है। जैसे ए फूल, तो एग्जाम्पल में जैसे इन आयरनी ए फूल इज एड्रेस एज वाइज। एक फूल को ऐसे एड्रेस किया जाता है जैसे कि वो वाइज हो। अब आयरनी के भी कुछ पार्ट होते हैं, आयरनी के अलग अलग भाग होते हैं। तो आयरनी मेनली 3 टाइप की होती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी। फर्स्ट है वो है वर्बल आयरनी, सेकंड है सिचुएशनल आयरनी, और थर्ड है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी, ये अलग अलग टाइप है। फर्स्ट है वर्बल आयरनी, सेकंड है सिचुएशनल आयरनी और थर्ड है ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी, इसमें यही होता है जैसे किसी फूल आदमी को वाइज कह दिया जाता है, बहुत ज़्यादा वीक आदमी होता है उसको स्ट्रॉन्ग कह दिया जाता है, ठीक है। कोई भी आदमी की ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वीक होती है उसको स्ट्रॉन्ग कह दिया जाता है, तो उसमें वर्बल आयरनी। सेकंड होती है सिचुएशनल आयरनी। कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, उस सिचुएशन में कोई भी ऐसी स्थिति जो होता है, कोई जो पॉट होता है वो ऐसे कहता है, जैसे एक है वाटर वाटर एवरीवेयर, जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी पानी रहता है परंतु उसमें एक बूंद भी पीने योग्य नहीं होती, तो वाटर। थर्ड है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी का ज़्यादातर यूज प्लेज में होता है। इसमें जो दर्शक होते हैं उनको अच्छी तरह से पता रहता है कि वास्तविकता क्या है,
फिर भी वो जो करेक्टर होते हैं उनको पता नहीं रहता वास्तविक। जब हम कोई ऐसी पिक्चर देखते हैं हमें पता होता है कि वास्तविक में जो सही कौन है गलत कौन है, ऐसा हमें पता रहता है, परंतु जो उसका हीरो और हीरोइंस जो होते हैं उनको पता नहीं रहता कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो वो होती है ड्रामेटिक आयरनी। तो आयरनी के 3 इंपॉर्टेंट, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और थर्ड है ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट है एनास्ट्रोपी। एपोस्ट्रोफी हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं इस तरह से। जो एनास्ट्रोफी होती है वो एपोस्ट्रोफी से अलग होता है। एपोस्ट्रोफी तो होता है किसी भी मर्द आदमी या किसी भी ऐसे किसी जो आदमी जो एब्सेंट है उसको याद करना। एनास्ट्रोफी होता है जो वर्ड का जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज करना। तो द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का जो ऑर्डर है वो चेंज करना है। कैसे, मैं एक बता दूं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे डिपिंग साइलेंस, साइलेंस और इसको मैं चेंज कर देता हूं साइलेंस। तो जो वर्ड्स है उनका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया। तो ऐसा अगर कोई एग्जांपल होता है ना तो वो एनास्ट्रोफी होता है। क्या होता है? एनास्ट्रोफी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है इंटेरोगेशन, या इसको हम कहते हैं रेटोरिकल क्वेश्चन। या तो इंटेरोगेशन कह दो या रेटोरिकल क्वेश्चन कह दो। में होता क्या है? आस्किंग ए क्वेश्चन, नॉट फॉर गेटिंग आंसर बट फॉर द पर्पज ऑफ emphasize something। एम्फेसाइज समथिंग। इस प्रकार किसी मतलब पोइम में इस प्रकार किसी क्वेश्चन को पूछना जिसका उद्देश्य ये नहीं हो कि उसका कोई आंसर देगा, उसका उद्देश्य ये हो कि उसमें एक प्रकार का विशेष उस चीज़ पर जोर देना, उस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करना। ये फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है जिसको इंट्रोगेशन या रेटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं।